अब बेसिकली तुमको तुम्हारे पास चैप्टर आपका ऑलमोस्ट सिमट गया है, एक बचा है सिर्फ हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ एनसीईआरटी से पढ़ाना है, वहीं से समझाना है, उसको वहाँ से करवा देंगे। अब करना है खाली तुमको न्यूमेरिकल, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे तुमको करनी है न्यूमेरिकल। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, यही 4 पोर्शन यहाँ से न्यूमेरिकल उठेगा। या तो स्टार्टर जो था मोलैलिटी वो वहाँ से उठता है, ठीक है। तो अब देखो जब क्वेश्चन गिवन करेगा तो पहले अभी रिलेटिव पहले स्टार्ट कर लो आपका बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यही पढ़े थे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को क्या लिख सकते हो, मोल मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। मोल अगर नहीं गिवन होगा तो मोल को चेंज कर दो किसमें, मास अपॉन मोलर मास, बाकी इंटू ये टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। और एक फॉर्मूला ये पढ़े थे और याद है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता था, ज़्यादा होता था, जबकि फ्रीजिंग में उल्टा होता था, प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता था कंपैरिजन टू सोल्यूशन। तो अब आप क्वेश्चन देख के जज कैसे करेंगे कि किसमें क्या करना है। पहली बात तो ब्रैकेट में आपको के बी दिया है, तो के बी देने का मतलब है आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट वाला, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और देखो क्या क्या गिवन है। तुमसे कह रहे हैं 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट व्हेन डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। 50 ग्राम बेंजीन में डाला है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है तुमको, 50 ग्राम, और मास ऑफ सल्यूट तुमको कितना दिया है, 5 ग्राम। तुमसे कहा है कि 5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सल्यूट को हम 50 ग्राम बेंजीन में डाल रहे हैं, तो सॉल्वेंट में मतलब बेंजीन था 50 ग्राम, सॉल्यूट 5 ग्राम, ये हो गया। रेजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ रहा है वो 1 डिग्री। अब समझो इसको, नॉन वोलाटाइल सल्यूट के डालने से यानी डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री बढ़ गया, 1 डिग्री बढ़ गया। तो 1 डिग्री बढ़ गया तो आपको एक्चुअल में क्या गिवन है, डेल्टा टीबी डिफरेंस, क्योंकि वो सीधे बता दिया ना कि कितना बढ़ रहा है, 1 डिग्री। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी तुमको डेल्टा टीबी तुमको बता दिया है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और तो कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। चलो समझ आ गया, क्लियर हो गया। क्या निकालना है तुमको निकालना है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। अब देखो इतना तो कॉमन सेंस है, मॉलिक्यूलर मास है मतलब तुमसे यही तो पूछ रहे हैं। अच्छा डेल्टा टीबी पता है कितना, 1 इज इक्वल टू के भी पता है, क्वेश्चन में दिया था कितना 2.53 इंटू मास क्वेश्चन में गिवन है 50 अपॉन मोलर मास यही निकालना है, तो इसको मान लो x इंटू टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है 50, लेकिन ये ग्राम में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, केजी। तो केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो गया 50 से 50, ओह सॉरी, हाँ ये अच्छा किए पकड़ लिए। चलो तो ये 5 और ये कितना हो गया 10, और ये 10 का 1 0 काट दिया इसको, ठीक। अच्छा देखो 100 है और यहाँ 2 पॉइंट है, तो ये 100 इसको वापस कर दो, तो ये कर दोगे तो 1 इज इक्वल टू, अच्छा 2.53 इंटू 100 कितना हो गया 253 अपॉन x इधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 253। मॉलिक्यूलर मास निकाले हो तो किसमें रहेगा, यानी कितना ग्राम आ गया 253 ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर मास। समझ आया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए सोल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। एक सोल्यूशन है जिसमें 8 ग्राम कोई सब्सटेंस है, तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया 8 ग्राम। इज इन 100 ग्राम ऑफ ईथर, इन का मतलब है 100 ग्राम ईथर में है, तो सॉल्वेंट हो गया 100 ग्राम। बॉइल्स एट 36.86, मतलब वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ है। तो अब ये बताओ जब 8 ग्राम को 100 ग्राम में डाल दोगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को किससे डिनोट किए थे, टीबी से। इसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 36.86 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ो, वेयर एज प्योर ईथर बॉइल्स एट, तो प्योर ईथर का हो गया T0B इज इक्वल टू 35.60 डिग्री सेल्सियस। अब देखो
क्वेश्चन बनाने वाला भी जब ये दोनों दिया है तो इसका मतलब है तुमसे वो क्या पूछेगा, पहले डेल्टा टी बी निकाल लो। तो डेल्टा टी बी निकाल लो पहले। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस, तो टी बी की वैल्यू हो गई 36.86 और माइनस 35.60, माइनस कर दो, ये हो गया 6, 8 माइनस 6 2, 6 5 माइनस 1, तो ये आ गया 1.26 डेल्टा टीबी। तुमसे पूछा क्या था, मोलर मास, तो डेल्टा टीबी पता है, तो 1.26 इज इक्वल टू मास 8 ग्राम मोलर मास x अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 100, लेकिन ग्राम में है, तो इसको किस में करोगे, केजी चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 100,000। अब देखो है इधर देखो, अब बुद्धि ना लगा ज़्यादा, अभी रुक जाओ सॉल्व करना। अभी आधे लोग गलती क्या करेंगे ना, ये जीरो देख धड़ा काट देंगे, अब तो तुम्हारा ही लॉस होगा। समझो पहले, इस x को इधर भेजो, 1.6 को इधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 1.26 इंटू 100। अब ये 100 इसको दे दो तो इसका पॉइंट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा तो ये 126 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इसको देखो काटना, अभी 126 हो गया ना, तो काटना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसको सीधे काटना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 6 जा 12, 2 3 जा, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा, ठीक। ये हो गया 4000 और ये हो गया 63। केबी कहाँ गया? हाँ यार केबी तो रखे ही नहीं, और को छूट गया, ये अच्छा किया, चलो दिमाग काम कर रहा है। केबी कितना दिया था 2.02, तो 2.02 मल्टीप्लाई बाई 2.02, तब रुक जाओ, अब इसका भी पॉइंट हटाओ पहले, इसको भी हटाओ पहले, तो रुक जाओ, हाँ चलो। अब इसको दो, इसको दे दो, तो x इज इक्वल टू ये हो गया 4 इंटू 2 चला गया तो ये बचा इसके पास सिर्फ 10, और 2 इसके पास चला गया तो ये हो गया 202 और अपॉन बच गया नीचे 63। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू 40, या इसको कर लो 4 2 जा 8, 4 0 जा 0 और 4 2 जा 8, 808, और 10 में और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, और बाई 63, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे 8080 डिवाइडेड बाई 63, यह आ जाएगा 128.2, यह आ जाएगा 128.25 ग्राम पर मोल। मोलर मास निकाल रहे हो ना बेसिकली, मोलर मास पिछले में भी सही कर लेना, ग्राम पर मोल, क्योंकि क्या निकाले मतलब मोलर मास मॉलिक्यूलर मास, तो यूनिट थोड़ा चेक कर लेना, ग्राम पर मोल आएगी, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तो 12.5 ये सॉल्यूट हो गया 12.5 ग्राम इन 175 ग्राम ऑफ वाटर। इन बोला है मतलब पानी में डाला गया है, तो 175 ग्राम ये हो गया। फिर बोला है वाटर गेव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब कि तुमको ऑलरेडी बता दिया है कि इसको जब हम इसमें डाले हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में इतना बढ़ गया, तो बढ़ गया आपको ऑलरेडी बता दिया है, कितना आपको पहले बता दिया है, कितना 0 पॉइंट, तो आपको क्वेश्चन में डेल्टा टी भी दे दिया है 0.70, ये आपको ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में। क्या पूछा था, मोलर मास, फिर से वही पूछा यार, सेम वही है। तो 0.70 इज इक्वल टू के बी कितना दिए हैं 0.52, मास 12.5, हाँ के बी है, के बी, अरे अब के बी यहाँ रखोगे ना, मोलर मास निकालना ना, तो टी भी रख दिया 0.5, के भी रख दिया, क्वेश्चन में गिवन था 0.52, मास 12.5, मोलर मास निकालना है तो x, मोलर मास हो गया 175 और ऊपर जाए तो 1000 है। अब इधर देखो, यहाँ 3 0 है और यहाँ देखो 3, 2 इधर 1 इधर, तो पूरा 1000 इन लोग को समर्पित कर दो। तो 0.70 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 52 इंटू
125, 1000 तो वैसे ही चला गया, और ये बचा x इंटू 175। इसको इधर क्रॉस करो तो x इज इक्वल टू 52 इंटू 125 अपॉन 0.70। अच्छा 0.70 को 70/100 लिख सकते हो कि नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 52 इंटू 125 इंटू 100 अपॉन 70 इंटू 175। अब 0 से 0 कट गया। अब ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है ना, आपको कैलकुलेट करना है, सिर्फ आप कैलकुलेट काट पीट लो थोड़ा। अब इतना भी ना कर पाओ तो फिर यार देखो बेकार है, काट के चेक कर लो। पहले तो इसको काट लो, ये 5 से तो कट ही जाएगा ये डायरेक्ट। इसको काटो 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये कट गया। 5 3 ज़ा 15, तो 17 में से 15 गया, 2 5 35, ये जाएगा। फिर कट जाएगा एक बार और, ये 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा, ये कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 1 गया कैरी, 5 5 ज़ा 25, 26, 10 बचा है, तो एक 0 और बढ़ गया आगे, और बाई 7 7 ज़ा 49। अब देखो राउंड ऑफ कर सकते हो, तुमको पता है ना 49 है तो आप इसको 50 कर दो, तो 50 करके एक 0 काट दो। तो अगर इसको राउंड ऑफ करते हो, अगर इसको करते हो तो ये हो जाएगा 2600/50, एक 0 कट गया, तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली, अब इसको कर लो डिवाइड, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको काटोगे 52 पॉइंट समथिंग आना चाहिए कुछ, चलो ठीक है 52 आ गया ग्राम पर मोल। अब एक चीज देखो, कुछ लोग के मन में ये थोड़ा डाउट रहता है कि हमको कैसे पता, हम किए हैं राउंड ऑफ। हम अगर राउंड ऑफ नहीं कर रहे होंगे, तो तुम डायरेक्ट इसी को डिवाइड करो, इसी को तुम डिवाइड कर लेना। इसको जब डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 53.06 ग्राम पर मोल। ये आया है। इधर देखो, जब तुम राउंड ऑफ नहीं किए हो, तो आंसर कितना मिल रहा है 53, और जब तुम राउंड ऑफ कर दियो तो आंसर कितना मिल रहा है 52। तो इतना पास का, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा तो इतना पास नहीं सेट होगा, और अगर सब्जेक्टिव भी कर रहे होगे और अगर 52 आ गया तो तुम यहां जान रहे हो कि तुमने यहां किया है। तो आप जब आंसर देखो, जब आप छेड़खानी करा करिए, तो जब फाइनल आंसर लिखा करो ना, तो ब्रैकेटवा में बड़ा बड़ा लिख दिया करो अप्रॉक्स। इससे एग्जामिनर जानेगा कि बच्चे ने छेड़खानी किया है कुछ, इसलिए वो अप्रॉक्स लिख रहा है, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। हालांकि नहीं लिखोगे तभी मिल जाएगा, लेकिन हम क्यों रिस्क ले, बोर्ड है ना, तो हम क्यों रिस्क ले। तो आप जब यहाँ छेड़खानी करें 49 को 50, तो आंसर 52 आया, तो हम लिख दिया अप्रॉक्स। जब टीचर चेक करेगा तो उसको दिमाग में रहेगा कि यानी बच्चे ने कहीं कुछ तो चेंज किया होगा। तो जब एक बार आपका जब ये सोल्यूशन देखेगा तो समझ जाएगा कि मतलब यहाँ बच्चे ने अपने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 49 को उसने 50 किया था। समझ आया। तो ये सब आपको थोड़ा क्वेश्चन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो माइंड खुद से आ जाएगा कि कहाँ कब घुमाना है, कहाँ कब घुमाना नहीं है। ठीक, लास्ट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि है आसान, लेकिन कहाँ कब यूज़ करना है वो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। अब इसके पीछे बेसिकली क्या करना है, क्यों ये एंट्री लिए, क्या चेंजेस हुआ, वो एक बार चेक कर लो। देखो, दो स्टेटमेंट हैं, ध्यान से देखना। 0.1 मोलालिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। आपने क्या किया, 0.1 मोलल ऑफ यूरिया सॉल्यूशन लिया, तो तुमने क्या किया, इसका एक बार टीबी निकाला। तो इस टीबी कैसे निकलता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी की वैल्यू कितनी है 0.1।
फिर तुमने इसका निकाला TF, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या होता था? KF इंटू 0.1। ये तुमने निकाला, तो तुमने निकाला तो ये क्या था? ये कौन सी वैल्यू थी? ये कैलकुलेटेड। समझ आया? ठीक है, देखो चलो ना। दूसरा, फिर तुमसे किसी ने कहा कि जरा एक्सपेरिमेंट करके चेक करो, एक्सपेरिमेंट करके चेक करो कि कितना आता है। तो तुमने इसी कॉलिगेटिव, इस टीबी को तुमने एक्सपेरिमेंटली निकाला, एक्सपेरिमेंटली चेक किया। तो जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो तुमको KB इंटू 0.1 वही मिला। फिर तुमने एक्सपेरिमेंटली TF निकाला तो तुमको मिला KF इंटू 0.1। मतलब तुमको इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटेड दोनों वैल्यू क्या मिल गई? सेम मिल गई। तो जब ये सेम मिल गई तो फिर ये बोले कि फिर हमारा जरूरत क्या है, हमारा आखिर रोल प्ले क्या है। मैंने सिंपली क्या समझाया, 0.1 मोलल ऑफ यूरिया सोल्यूशन लिया, ठीक, इसका TB निकाला, इसका TF निकाला। TB कैसे निकलता था? KB इंटू मोलैलिटी, और TF कैसे निकलता था? KF इंटू मोलैलिटी। इब्यूलोस्कोपिक किस में आता था? TB की TF इब्यूलोस्कोपिक किस में आएगा? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट TB याद कराए थे। E से एलिवेशन, E से इब्यूलोस्कोपिक। तो KB का नाम क्या था? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और KF का नाम क्या था? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ आया? इसका मोलल एलिवेशन पॉइंट था, कांस्टेंट था, इसका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट था। तो इसका, इस सॉल्यूशन का एक बार TB TF कैलकुलेट किया खुद से, फिर इन्हीं सॉल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तो वैल्यू। अब दोनों की जो वैल्यू है वो क्या? एक्सपेरिमेंटेड और कैलकुलेटेड, दोनों की वैल्यू क्या मिली? सेम मिली। तो ये है कि वांट ऑफ फैक्टर आया क्यों। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा सॉल्यूशन लिया। हमने लिया 0.1 मोलल ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। तो सेम काम हमने फिर किया इसके लिए भी। तो हमने एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट किया पहले। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो TB इज इक्वल टू KB इंटू 0.1 कैलकुलेटेड आया। फिर फ्रीजिंग वाला निकाले तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 0.1। ये जो वैल्यू आई इस कंडीशन की कौन सी वैल्यू थी? कैलकुलेटेड। अब हम कहे जरा एक्सपेरिमेंटेड निकालो इसी का। तो जब एक्सपेरिमेंटेड निकाले तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 2 इंटू KB इंटू 0.1। और इसके कंडीशन में डेल्टा TF इज इक्वल टू 2 इंटू KF इंटू 0.1। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई? एक्सपेरिमेंटेड। कोई चेंज, कोई प्रॉब्लम हो जो? कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसका जब हमने सॉल्व किया तो इसका कैलकुलेटेड ये आया, बट इसका जो एक्सपेरिमेंटेड था हमको सब सेम दिख रहा है, बट आगे हमको अलग से सब इसमें क्या दिख रहा है। अब सवाल ये है कि ये टपका कहाँ से बीच में, 2 कहाँ से आया बीच में। तो समझो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसको अगर आप पानी में डालोगे ना तो ये डिसोसिएट नहीं करेगा, ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा। लेकिन NaCl अगर पानी में गया, अगर ये पानी में गया तो NaCl तुरंत टूट जाएगा किसमें? Na+। तुम कितने मॉलिक्यूल, कितने पार्टिकल लेके चले थे डिसोसिएट होने से पहले, टूटने से पहले? कितने मॉलिक्यूल थे, कितने पार्टिकल थे? एक NaCl था। टूटने के बाद कितने हो गए? समझ आया? 2 कहाँ से आया? तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है? कुछ कुछ रिलेट हो रहा है, समझ आ रहा है कुछ कुछ। एक्चुअल में ये आए कहाँ, किसके लिए थे। तो कैसे आप जज करोगे कि कहाँ वांट ऑफ फैक्टर लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है? तो अगर ध्यान से देखो तो यूरिया जो है, यूरिया आपका एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जो NaCl है आपका, NaCl आपका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। पहली बात। अब ये आपको अभी मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, फिर से एक बार पूरा डिफाइन कराया जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। लेकिन अभी मैं सिंपल समझा दे रहा हूँ सिर्फ। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सॉल्ट की एक ब्रांच होती है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट की एक ब्रांच होती है
जो अपने आयंस में टूट जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। जैसे NaCl टूटेगा किसमें, Na+Cl-, MgCl2 टूटेगा Mg+2Cl- में। तो ये तोड़ जो अपने आयंस में टूट जाएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। और जो नहीं टूटेगा अपने आयंस में वो क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे शुगर C12H22O11 नहीं टूट सकता तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज C6H12 वो भी टूट नहीं सकता है तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि वांट ऑफ फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन नहीं है। वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए डिफाइन होता है, पहले ये दिमाग में रखो कि वांट ऑफ फैक्टर अगर लगाना होगा तो आपके क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वही डिफाइन होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन नहीं होता। उसमें कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू दोनों क्या आएगी, सेम आएगी, लेकिन इसमें चेंज आएगा। अच्छा, चेंज क्यों आ गया, चेंज इसलिए आ गया, आप पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। कितना सल्यूट पार्टिकल आप लेके चल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हमको ये बताओ, डिसोसिएट होने से पहले, डिसोसिएट टूटने से पहले आप NaCl अगर लिखते हो तो NaCl जब टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+Cl-। डिसोसिएट होने से पहले कितने थे, डिसोसिएट होने के बाद कितने हो गए। तो यहां पर एक पार्टिकल था, यहां पर तो एक पार्टिकल जब दो पार्टिकल में टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज नहीं किया, और अगर नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी ही नहीं होंगी। भाई आपने टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। मतलब कि बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन में फर्क आएगा। तो जितने भी वांट ऑफ फैक्टर आपको डिफाइन करने हैं वो किन के लिए डिफाइन करने हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन करने हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइंड नहीं होता है। समझ आया, क्लियर हुआ। अब इलेक्ट्रोलाइट ये क्लियर हो गया, कम से कम एक आइडिया मिल गया कि वांट ऑफ फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट के लिए करना है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन नहीं होता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस समय कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटेड सेम नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंटेड की वैल्यू कैलकुलेटेड से थोड़ी सी क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे ना, और मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेड की बढ़ जाएगी। समझ में आया। अब इसमें दो चीज़ें आएंगा, एक एसोसिएशन और एक डिसोसिएशन। या तो पार्टिकल टूट जा रहा होगा, एक लेके आए होंगे और कई में टूट जा रहा होगा, या तो एक एसोसिएशन आएगा, कई सारे मिलके एक बना ले रहे होंगे। ठीक, अच्छा ये एग्जांपल किसका था, ये एग्जांपल किसका था, तो ये डिसोसिएशन का था कि एक पार्टिकल था, पहले कितना हो गया, टूट गया। तो अब वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन कैसे करोगे, वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन कैसे कर जाता, I इज इक्वल टू निकालोगे कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, ये होता है I। चलो I इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये एग्जांपल डिसोसिएशन का है कि एसोसिएशन का, डिसोसिएशन का है। डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल हैं, 2, तो न्यूमरेटर कितना हो गया 2 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, तो 2/, तो I इज इक्वल टू, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया, समझ आया, क्लियर हुआ। अगर यहीं पे एसोसिएशन हो रहा होता, अगर यहीं पे एसोसिएशन हो रहा होता तो देखो, मान लो कि 3 मॉलिक्यूल, 3 A के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तब जाके A3 बन रहा है। 3 A के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तब क्या बन रहा है, A3 बन रहा है। ठीक, अब अगर ये बन रहा है तो अब देखो वही सेम काम फिर आपको करना है। I निकालो जरा इसके लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो ये एग्जांपल डिसोसिएशन का है कि एसोसिएशन का है। अच्छा आफ्टर में कितने हैं, कितने पार्टिकल हैं, एक ही तो है क्योंकि वो ज्वाइंट हो गया, तो कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन के पहले कितने पार्टिकल थे 3,
इसका वांट ऑफ फैक्टर 1/3 हो गया, और इसका वांट ऑफ फैक्टर, समझ आया? क्लियर हुआ? एक आइडिया क्लियर हुआ? तो जो एनसीईआरटी आपको लिखी है, एनसीईआरटी लाना जरा, एनसीईआरटी जो वांट ऑफ फैक्टर एक्सप्लेन की है आपको कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर और आफ्टर, ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या वो एक्सप्लेन करना चाह रही है, ठीक है? लास्ट में ये देखो, जहाँ एबनॉर्मल मोलर मास उसने एक्सप्लेन किया है, अच्छा इसने वांट ऑफ फैक्टर बिना मतलब एक्सप्लेन, ठीक है चलो, बिना वांट ऑफ फैक्टर के उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, वो मोलर मास बात वही होती है। ऑब्जर्व्ड, अब देखो आई इज इक्वल, ये देखो एक छोटा सा देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है इसने कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो जब भी कभी आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दिखेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन है। इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी तामझाम करना, नहीं तो वो तामझाम मत करना। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, चलो थोड़ा सा एक दो और क्लियर कर लो पहले। जैसे ध्यान से देखना, बताओगे तुम ही, ध्यान से देखना। तुम्हारे पास NgCl2 था, ये टूटेगा किसमें? नहीं, Cl कितने हैं? इसमें कोई दिक्कत? एग्जाम्पल किसका? एसोसिएशन की डिसोसिएशन? डिसोसिएशन, टूट रहा है, ये टूट रहा है। MgCl2 था, टूट गया किसमें? Mg और Cl में। तो एसोसिएशन का है कि डिसोसिएशन का है? डिसोसिएशन का है, क्योंकि टूट रहा है ये। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, तो डिसोसिएशन का है ये। अच्छा, डिसोसिएशन होने से पहले कितने मॉलिक्यूल थे, कितने पार्टिकल थे? एक। लेकिन डिसोसिएशन के बाद कितने हुए? दो इसका और एक इसका, तो टोटल कितने पार्टिकल हुए? समझ आया? अब मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आई निकालो, इसके लिए तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन, फिलहाल ये एग्जांपल किसका है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं टोटल पार्टिकल? 3, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं? 3/1। मतलब इस इक्वेशन के लिए आई वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? और MgCl2 इज ए इलेक्ट्रो, हो गया ना? आई निकालना आ गया, क्योंकि ये निकालने आएगा, क्योंकि लास्ट में सिर्फ हर जगह आई घुसाना खाली बस। दूसरा इमेजिन कर लो कि जैसे जस्ट एन एग्जांपल, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल या चलो 4 ऐसे ले लो, 4 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल, जस्ट एन एग्जांपल, 4 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए और बन गया P4। ठीक, अब ये बताओ, ये एसोसिएशन है डिसोसिएशन? भाई 4 फॉस्फोरस आए और चारों कंबाइन होके क्या बन गए? P4 बन गया। अब इसका आई निकालो जरा, तो आई नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, क्या बोलोगे इसमें? क्योंकि प्रोसेस कौन सा हो रहा है यहाँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितने पार्टिकल हैं? वो एटम है, पार्टिकल तो एक ही है। वो कम 4 मिलके एक नहीं बन गया। 4 लड्डू मिला के एक लड्डू, 4 लड्डू छोटा छोटा मिला दो, उसके बाद उसको एक बना दो, तो कितना हो गया? वो एक नहीं बन गया। तो 4 लड्डू था, मिला के उसको एक लड्डू बना दिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं? 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो इसका आई कितना हो गया? आई निकालने आया, निकलेगा कैसे? देख के कैसे आप आई कैलकुलेट करोगे? क्लियर हुआ? समझ आ गया? ठीक, तो ये पहले आई निकालना सीख लो। ठीक, चलो क्लियर हुआ? अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट से तो कोई खास आपको मतलब है नहीं, आपको मतलब किससे है? इलेक्ट्रोलाइट से। तो अब इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में टूट जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो पूरा टूट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे पूरा नहीं टूट पाते हैं, थोड़ा बहुत बचे रहते हैं बीच में, पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन। मतलब इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पार्शियल होता है, पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं।
तो अब हमको समझ में शायद आ गया होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से वाले हैं, कंप्लीट की पार्शियल, कंप्लीट वाले हैं। जैसे 10th पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, मतलब इनका 100% डिसोसिएशन होगा अगर स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे NaCl, तो NaCl पूरा का पूरा टूटेगा, कोई इसे बचाया उचाएगा नहीं, पूरा टूटेगा वो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगे तो ये बेसिकली लेस देन 100% ही डिसोसिएट करेगा, पूरा 100% नहीं जाएगा। हो सकता हो 95% ही डिसोसिएट करे, 90% ही डिसोसिएट करे, 80% ही डिसोसिएट करे, लेकिन पूरा 100% डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट, कंप्लीट टूट जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरा डिसोसिएट नहीं होंगे, 100% से नीचे ही रह जाएंगे। समझ आया, क्लियर हुआ? अब ये जो डिवाइड हो रहे हैं, जो डिसोसिएट हो रहे हैं, उसके लिए, जैसे इनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिए भी फिर से प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जैसे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसके लिए जो 100% डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत आराम से आप आई कैलकुलेट कर ले जाओगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। फिर प्रॉब्लम किससे फंसती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में फिर आपको प्रॉब्लम फंसेगी कि आप इसका कितना टूट रहा है। जैसे इसमें तो क्लियर है ना कि 100% पूरा टूट रहा है, लेकिन इसमें आपको क्लियर है 90 टूट रहा है कि 95 टूट रहा है कि 80 टूट रहा है, आपको क्लियर एग्जैक्ट नहीं है। तो इसमें आपको एक टर्म और अलग से इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, और इस अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा अभी आगे, अल्फा मिलेगा भी जब आप मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, उसमें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो वहां अल्फा मिलेगा। फिर से एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से रिपीट होगा। तो समझो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता है, आपने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% पूरा डिसोसिएट नहीं करेंगे, तो अगर 100 पूरा नहीं करेंगे तो उससे कुछ कम ही करेंगे। अब कितना करेंगे, 95 करेंगे कि 90 करेंगे कि 80 करेंगे कि 85 करेंगे, हमें पता नहीं है। तो वो पता करने के लिए आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा, एक टर्म और अल्फा आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या अब वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन सा है, मॉलिक्यूल टूटने वाला है कि मॉलिक्यूल जुड़ने वाला है, तो एक आपको अलग से और निकालना पड़ेगा अल्फा। अच्छा, अगर इन केस इसका अल्फा पूछा जाएगा तो इसका अल्फा आएगा 100%, क्योंकि पूरा टूट जा रहा है ना, तो ये पूरा टूट जाएगा, ठीक। तो इसका अल्फा हो जाएगा 100%, या अगर फ्रैक्शन में रखना होगा तो इसका अल्फा आप कितना रखोगे, 1। ज्यादातर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अल्फा तुमको परसेंटेज में ही गिवन रहेगा, लेकिन उसको परसेंटेज में मत रखना, उसको कन्वर्ट कर लेना किसमें, फ्रैक्शन में, क्योंकि अल्फा हमेशा क्वेश्चन में पुट करते समय किसमें रहेगा, फ्रैक्शन में। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, एक मोल पार्टिकल में से कितने पार्टिकल टूट जा रहे हैं या कितने पार्टिकल एसोसिएट हो जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा जैसे तुम्हारे पास 1 मोल था और 1 मोल में 0.4 मोल टूट गया, डिसोसिएट कर गया, तो 1 मोल में से जितना टूट जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। समझ आया, 1 मोल में से जितना वो टूट जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। और अल्फा जब भी आप रखेंगे हमेशा किस में रखेंगे, फ्रैक्शन। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो तुमको कहेगा कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज 20%। तो ये तुम जान रहे हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 20%, लेकिन इसको 20% में नहीं रखना है, इसको किस में रखना है, फ्रैक्शन में। तो परसेंट को चेंज करोगे किस में, तो 20/100, 0 0 कटा, 2 1 2, तो कितना आ गया, मतलब अल्फा की वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कितना रखोगे, 1/5, ध्यान में रखना, ठीक। अच्छा, अब समझो कि किसी भी क्वेश्चन में अल्फा 20% देने का क्या मतलब है, कि 100% था, 100% में सिर्फ कितना टूटा, 20% ही टूटा, 80% अभी भी टूट नहीं पाया। तो वो क्वेश्चन कहने का तरीका है, लेकिन आप परसेंट में नहीं रखोगे, आप उसको किस में रखोगे,
फ्रैक्शन में। परसेंट है तो ये बेसिक क्लासेस पढ़ाया गया, परसेंट अगर दिया है तो आगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किस में चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक। तो ये था अल्फा। अब अल्फा जो है हमारे पास दो कंडीशन है, एक एसोसिएशन की कंडीशन है और एक डिसोसिएशन की। अच्छा, इसका अल्फा 100% है, तो अल्फा 100% है तो सीधे कितना का लिखोगे, क्योंकि 100% और परसेंट को जब लाओगे तो 100 को किससे डिवाइड करोगे, तो कट नहीं जाएगा, तो अल्फा इसका कितना आ गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना होता है 1। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा, अब ये दो पार्ट में है कि आपका डिसोसिएशन हो रहा है या आपका एसोसिएशन हो रहा है। यही दो चीजें हो सकता है, या तो डिसोसिएशन होगा पार्टिकल का, या तो पार्टिकल का क्या होगा, एसोसिएशन। और डिसोसिएशन एसोसिएशन ये जो डिफाइन आप अल्फा कर रहे हो ना, वो सिर्फ इनके लिए करोगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा ऑलरेडी कांस्टेंट है, फिक्स है। समझ में आया। तो अब अगर आपको डिसोसिएशन आई वांट ऑफ फैक्टर निकालना है डिसोसिएशन का, तो इसका सीधे सीधे रट लो 1 + n-1 × अल्फा। कहां से आया वो सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है। आप सीधे सीधे याद रखो, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसमें भी वो इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोसिएट कर रहा होगा तो उसका वांट ऑफ फैक्टर ऐसे निकलेगा, I = 1 + n। n समझे, n क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, वही बिफोर और आफ्टर कितना हो रहा है आपका अल्फा। तो अल्फा तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन कर देंगे कि 5%, 10%, 20% हो रहा है। समझ आया, क्लियर हुआ। और इसका आई निकालना होगा, तो I = 1 + 1/n-1 × अल्फा। ये एसोसिएशन का है। तो डायरेक्ट आप सीधे सीधे फॉर्मूला आप याद रखिए कि एसोसिएशन डिसोसिएशन का वांट ऑफ फैक्टर ऐसे निकलेगा और एसोसिएशन का वांट ऑफ फैक्टर ऐसे निकलेगा। समझ आया, क्लियर हुआ, समझ आ गया ना। तो ये था आपका टोटली पूरा वांट ऑफ फैक्टर, एसोसिएशन का केस और डिसोसिएशन का केस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 होता है, इनका आई निकालना होगा, तो आई इनका अल्फा वो क्वेश्चन में गिवन होगा 20%, तो वहां से ये निकाल लेना, उसके बाद आई निकाल लेना। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक। अब ये अगर क्लियर है तो आपके चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो किस पर डिपेंड करते थे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो मान लो अगर सॉलिड पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो कहीं ना कहीं चेंजेस आने के चांसेस रहेंगे। तो कुछ सिंपली ज़्यादा चेंज नहीं करना है, जो भी जितने भी फार्मूले आपने पढ़े थे, जितने फार्मूले आपने पढ़े हैं उन सभी को में आप खाली वांट ऑफ फैक्टर ऐड कर दीजिए बस। जैसे पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, कैसे निकाले थे, P0 - PA/P0A माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ। समझ आया, यही था ना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसी में किसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वांट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB = KB × मोलैलिटी। कुछ नहीं करना है, इसी में I मल्टीप्लाई कर दीजिए, वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीसरा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैसे निकालते थे, डेल्टा TF = KF × कुछ नहीं करना है, आगे I मल्टीप्लाई कर दो, रिवाइज्ड हो जाएगा। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे निकालते थे, पाई = CRT, तो बस इसी में आगे क्या मल्टीप्लाई कर दो, I मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। तो कुछ है नहीं, बस खाली आए वांट ऑफ फैक्टर समझ गए। अब देखो, जब भी तुमसे कोई कहेगा आई वांट ऑफ फैक्टर, तो दिमाग में तुरंत लेकर आना, वांट ऑफ फैक्टर पहला किसके लिए डिफाइन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो नॉन हट गया। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर डिफाइंड है। अब उसमें वांट ऑफ फैक्टर भी इलेक्ट्रोलाइट में भी दो कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आई होता है वो हमेशा 1 के बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि क्योंकि उसका अल्फा क्या होता है, 100% होता है, तो 1 ही हो जाएगा।
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका डिसोसिएशन का अलग क्वांटम फैक्टर है और उसका एसोसिएशन का अलग क्वांटम फैक्टर है। आप वहां से कैलकुलेट कर लो, वहां से आई कैलकुलेट कर लो, आई कैलकुलेट करने का ले जाके यहाँ पे रख देना। समझ आया? अब सवाल ये है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आई की वैल्यू किस क्वेश्चन में आई रखना है और किस क्वेश्चन में आई नहीं रखना है। तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें वो लिखेगा कि ये एक कंपाउंड है जो 20% डिसोसिएट किया है। अगर उसने ऐसा सब कुछ लिख दिया क्वेश्चन में कि एक कंपाउंड है जो 20% डिसोसिएट कर गया और डिसोसिएट करने का ये हो रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ। बॉइलिंग पॉइंट बाद में बताना। उसने एक वर्ड लिख दिया कि 20% डिसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब है तुमको अब वहां पे आई को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो पहले आई निकालो, क्योंकि डिसोसिएट कर रहा है तो पहले आई निकाल के रेडी रखना, ताकि जब KB और M की वैल्यू रखना तो साथ में जो आई पहले निकाले होगे उसको ले जाके रख के तब सॉल्व करना। लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट, जैसे अभी एक दो क्वेश्चन किए थे तो उसमें कहीं कुछ नहीं बोला था कि डिसोसिएट कर रहा है, सीधे सीधे इतना ग्राम इतने में पड़ गया, इतना बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो इतना मॉलिक्यूलर मास निकालो, सीधे सीधे था। तो उसमें कोई उसमें आपसे नहीं कहा था। तो जब तक आपसे ये नहीं कहते हैं कि इतना डिसोसिएट हो रहा है, इतना एसोसिएट हो रहा है, ये लोग मिल रहे हैं, ये लोग टूट रहे हैं, तब तक आई इंट्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही क्वेश्चन में बोला गया कि ये टूट रहे जुड़ रहे हैं, वैसे ही वहां पे इंट्रोड्यूस किसका हो जाएगी? आई का इंट्रोड्यूस कर ले जाएंगे आप। समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक, चलो लास्ट बचा है खाली आपका एक हेनरी लॉ। बुक से पढ़ाना है, बुक से पढ़ा दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें हो गई। न्यूमेरिकल अब है, एक दिन और लगेगा। चलो पूछी, अच्छा की ऑर्गेनिक एसिड आर 10th पढ़ाया गया था। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, और जितने इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो HCl, अच्छा छोड़ो, H2SO4 ले लो। चलो बढ़िया की पूछ लिए। H2SO4 ये कैसा एसिड है? ये इनऑर्गेनिक एसिड है और हमें रटवाया गया है इनऑर्गेनिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका डिसोसिएशन 100% होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये कैसे टूटेगा? 2H प्लस, कोई दिक्कत? इसका आई निकालना है, इसका आई निकालना है। तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? समझ आया? अब आई निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि प्रोसेस कौन सा हो रहा है, तो आप फॉर्मूला भी बोलिए नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 3। बिफोर कितना है? तो इस क्वेश्चन के लिए आई कितना हो गया? इसका क्वांटम फैक्टर। डायरेक्ट क्यों बता ले गए, डायरेक्ट क्यों निकाल ले गए फॉर्मूले से? क्योंकि H2SO4 कैसा था, तब तो देख के खाली बता ले गए। लेकिन अगर यही वीक होता तब फिर उसका आई निकालना पड़ता कि एसोसिएट कर रहा है कि डिसोसिएट। जैसे CH3COOH कैसा एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है? वीक एसिड होता है, सिरका है ये, याद है ना? अब ये जब टूटेगा तो ये टूटेगा CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। ठीक, इसकी एक खास आदत है। अब देखो, अब तुम ये गलती मत करना, I इज इक्वल टू बिफोर डिसोसिएशन कितना है? बिफोर डिसोसिएशन 1, आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना हुआ? अगर ये तो ये गलत हो जाएगा, ये करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये कैसा है, और वीक कंप्लीट नहीं टूटता है, 100% टूटेगा ही नहीं। तो ये तब लिखते हो ना, जब 100% टूटता है, 100 टूटेगा ही नहीं है। तो इसको बोला जाता है कि ये 5% ही टूटेगा ही। मतलब कि इसका अल्फा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कितना? 5%। तो इसका अल्फा 5% है, तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 5 बाई, तो 1 जा 2 जा, तो इसका अल्फा कितना हो गया? 1 बाई
अल्फा पता चल गया। अब इसका क्या निकालना है तुमको, डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है। तो डिसोसिएशन के लिए आई कैसे निकालते थे, 1 + n-1 इंटू, आ गया ना समझ में। अब ऐसे कोई क्वेश्चन एसोसिएट का देगा तो वो कहेंगे कि एसोसिएशन में क्या है, एसोसिएशन में बता देंगे वो कि एसोसिएशन में क्या हो रहा है, तो एसोसिएट कितना हो रहा है, कितना % एसोसिएट हो रहा है। तो अल्फा पता है, एन क्या था आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, बेसिकली कितने पार्टिकल में टूटे हैं, टूट कितने रह रहे हैं, टूट तो 2 ही में रहे ना। तो 1 प्लस कितने में टूट रहे हैं, 2 - 1 इंटू अल्फा कितना है, 1/20। तो I + 2 - 1 तो 1 मल्टीप्लाई 1/20, तो 1 प्लस और ये 1/20 तो ये जाएगा 20 और प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समझ आया, ठीक। देखो ये कितना है, 21/20, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.05। मतलब आई की वैल्यू, इसके लिए आई की वैल्यू 1. ठीक, ये आ गई। किसका एग्जाम्पल था ये, डिसोसिएशन का था। एक तो डिसोसिएशन, ऊपर से किसका डिसोसिएशन। तो एक चीज याद रख लो, देखो अच्छा स्ट्रॉन्ग से तो कोई लेना देना है नहीं, इनका तो खानदान वैसे ही अलग है, तो इनको तो पहले मैदान से बाहर करो। ये तो सिंपल नहीं है, सॉल्व करा ही देते हैं आंसर, ये फंसता इसमें है। अब देखो अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में तुमने डिसोसिएशन करवाया है, ये सब छोटी छोटी कंडीशंस है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में तुमने एसोसिएशन करवाया है। अभी जीता जागता एग्जाम्पल देके दिखा दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड था, इसका डिसोसिएशन कराए हो, तो डिसोसिएशन करवाए, आई की वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, तो डिसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू होगी वो 1 से। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर डिसोसिएशन कर रहे होगे तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। उल्टा करो, एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से, समझ आया। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, अब रिलेट करो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसके लिए आई 1 था कि नहीं, अल्फा 100%, तो उसका आई, आप समझ आया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आई क्या हो गया, वांट ऑफ फैक्टर 1, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो उसमें कंडीशन आएगी, तो अगर डिसोसिएशन होगा तो ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन होगा तो लेस देन 1। एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द value or what is the range of want of factor if the compound goes to in dissociation, less than 1, greater than 1, remain same, 2 times of initial value। तो V अगर strong electrolyte है तो उसका want of factor, अगर weak electrolyte है तो उसमें 2 कंडीशन, एक dissociation और एक, अब याद कैसे करोगे, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, डिसोसिएट करोगे तो पार्टिकल बढ़ जाएंगे, और अगर पार्टिकल बढ़ा तो 1 से बढ़ी जाएगी वैल्यू, और एसोसिएशन में तो डैम श्योर है 1 से नीचे चला आएगा। क्लियर हुआ, समझ आ गया। अब अगर चाहो, जस्ट एन एग्जांपल, सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल, अगर चाहो सिर्फ एग्जांपल के तौर पर, जो पिछला लिए थे खाली 4p4, 4 फास्फोरस के मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए P4। ये बस मैं समझाने के लिए दे रहा हूं, कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ये, लेकिन मैं बस समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं कि एसोसिएट, इस प्रोसेस में कौन सा क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। मैं मान रहा हूं कि ये वीक है, वीक है, ऊपर से एसोसिएशन हुआ है, ठीक, और मैं मान रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 10% ही एसोसिएट हुआ है। मतलब इसका अल्फा कितना है, ध्यान से समझो,
मैं माना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और यहां पर एसोसिएशन हो रहा है और उसका अल्फा 10% है, हो गया ठीक। तो अगर 10% है तो पहले अल्फा निकालो इसका फ्रैक्शन में, तो ये 10/100, तो ये कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 1/, पता चल गया, क्लियर हो गया। अब ये चेक करो, एसोसिएशन है, एसोसिएशन का वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, 1 + 1/n - 1 एसोसिएशन में ऐसे निकालते थे। चलो 1 + 1 फाइनल कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, मतलब जुड़ के एसोसिएट होके फाइनल कितना मिल रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 - 1 इज इक्वल टू अल्फा कितना है, 1/10। हे 1/1 1 - 1 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 1 - 1, तो परसेंटेज गलत हो गया, चुन गया 10% परसेंटेज चुन गलत हो गया। हाँ किसमें, तो वो यहाँ पे फिर वो गलत कर, जैसे हमने माना 4 ना, 4 के लिए वो फी4 माने हैं ना, हो सकता हो वो सेट यहाँ दूसरे से, हमने रैंडम एग्जांपल सब समझाने के लिए समझा रहे थे, तो वो ये सेट नहीं करेगा, फिर वो सेट ऐसे करेगा कि वो वैसे भी 5% से ज़्यादा या 5% से ज़्यादा एसोसिएट होता भी नहीं है, होता भी नहीं, तो रैंडम मैंने एग्जांपल माना है ये, तो ये थोड़ा परसेंटेज आई थिंक गलत सेट हो गया। लेकिन ये ध्यान में रखना कि अगर एसोसिएशन आएगा तो वैल्यू लेस देन बन जाएगी, और अगर डिसोसिएशन आएगा तो वैल्यू ग्रेटर देन बन जाएगी, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। समझ आया, हो गया। देखो ये एक इक्वेशन था जिसमें तुम्हारा बता दिए थे, थोड़ा सा गलत क्या हुआ, देखो 4p था, 4 के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर p4, मैंने मान लिया कि ये वीक है और ये इसका एसोसिएशन हो रहा है, और कितना परसेंट एसोसिएशन हो रहा है, 10%, तो 10% का मतलब हो गया 10/100 मतलब 1/10। एसोसिएशन है वो भी वीक का, तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकलता था, 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा, तो 1 + 1/n, n का मतलब होता है अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, और अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड। तो ये किसका है, तो कितने पार्टिकल एसोसिएट होने जा रहे हैं, 4, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4 इंटू 1/10, क्योंकि यहां से निकाल चुके हो। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो 1 - 4 रख दिया, तो -3/4। पहले ये सॉल्व कर लो पूरा, तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करते हुए आओगे तो कितना मिल जाएगा, -3/40, प्लस माइनस ब्रैकेट बंद करो, प्लस माइनस कितना हो गया, -3/40। सॉल्व करो इसको, 40 - 3/40 अपॉन 37 इसको डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस 1 से कम आएगी, नहीं कम आएगी, और डिसोसिएशन में आई की वैल्यू, और ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे क्लियर हुआ, खाली 1 दिन और देना रहेगा, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, नहीं न्यूमेरिकल के लिए देना रहेगा, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, हेनरी एक दिन में हेनरी जाएगा और एक दिन न्यूमेरिकल जाएगा, तो 1 दिन और लगेगा जो लगेगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 1 डे का और लगेगा खाली, ठीक।